प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित का 9वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अब देखिए कि हमारे पास कुछ सरल बंद आकृतियां हैं। अब सरल बंद आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं कि सरल बंद आकृति द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है वो इसका तलीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तलीय क्षेत्र। जैसे इस आकृति का तलीय क्षेत्र मैंने जैसे सेट कर दिया, ये है इस आकृति का तलीय क्षेत्र देखें तो ये वाला इसका तलीय क्षेत्र है, इस आकृति का ये वाला तलीय क्षेत्र है। इस तलीय क्षेत्र का जो माप है वो क्या कहलाता है? इस सरल बंद आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो तलीय क्षेत्र का माप जो है वो क्या कहलाता है? इस बंद आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। ओके, अब देखिए इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एक सरल बंद आकृति द्वारा घेरा गया भाग उस आकृति का तलीय क्षेत्र कहलाता है, और इसी तलीय क्षेत्र का माप जो है वो क्या कहलाता है? इस आकृति का क्षेत्रफल, या जिसको हम एरिया कहते हैं इंग्लिश में, वो कहलाता है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि सबसे पहले आपने सर्वांगसम आकृतियों के बारे में तो सुना ही होगा, कोई बात नहीं, फिर भी रिपीट कर देता हूं मैं कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। कि दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूरा ढक ले, ऐसी आकृतियां क्या कहलाती है? सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। जैसे ये दो आकृति आपको दिखाई दे रही, तो चाहे हम पहले के ऊपर दूसरी रख दें तो अब इसको पूरा ढकेगी, चाहे दूसरी के ऊपर पहला रख दे तो अभी इसको पूरा ढक लेती है। तो ये दोनों आकृतियां क्या कहलाती है? सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। इसी तरह से मैंने दो और सर्वांगसम आकृतियां काट के रखी हुई है, तो इसको भी मैं जैसे इसके ऊपर रखता हूँ इसको पूरा ढक लेगी, और सेकंड को अगर फर्स्ट के ऊपर रखता हूँ तो अब इसको पूरा ढक लेगी। तो इस तरह से जो पूरा ढक लेती है वो आकृतियां क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। तो अब जो मैं पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि ये जो सर्वांगसम आकृतियां होती है इनका क्षेत्रफल हमेशा ही क्या होता है? बराबर होता है। ओके, जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। ओके, अब देखिए कि जो हमने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है वो है कि दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ओके, अब क्षेत्रफल तो बराबर होते हैं सर्वांगसम आकृतियों के, लेकिन अब हमें इसका रिवर्स डिस्कस करना है कि जिन आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं क्या वो सर्वांगसम है? तो देखिए अभी हमने देखा कि दो सर्वांगसम आकृतियां अगर है तो उनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब क्या उल्टा भी सही है कि जिनके क्षेत्रफल बराबर हो क्या वो सर्वांगसम होती है? एक बार फिर से कि सर्वांगसम अगर आकृतियां हैं तो क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हमें ये चेक करना है कि क्षेत्रफल अगर बराबर हो तो क्या सर्वांगसम होंगी? यस या नो? तो चलो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि
मान लीजिए हमारे पास एक ये आयत है, क्या है, एक आयत है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, और एक हमारे पास ये वर्ग है, वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई 9 चौके 36 वर्ग सेंटीमीटर है, और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा 36 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो कि इस आयत का क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, सेम है, बराबर है। क्या ये दोनों सर्वांग सम है? क्या एक दूसरे को ढक पाएगी? नहीं ढक पाएगी। तो इसका मतलब अगर क्षेत्रफल बराबर है तो आकृतियां सर्वांग सम होनी जरूरी नहीं है। तो यहाँ मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया है कि यदि दो आकृतियां सर्वांग सम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे ही होंगे, लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर है तो वो सर्वांग सम होनी जरूरी नहीं है। अब आगे सेकंड पॉइंट देखिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ये कोई आकृति है और ये आकृतियां मान के चलते हैं कि दो आकृतियों से मिलकर के बनी है। जैसे पूरी बड़ी आकृति का नाम मैं देता हूँ टी, और जो ये इतनी इतनी आकृति है इसका मैं नाम दे देता हूँ पी, और जो बाकी बची आकृति है उसका नाम मैं दे देता हूँ क्यू। ओके, तो हम ये मान के चलते हैं कि P और Q ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नहीं है। ओके, यानी P और Q और नॉन ओवरलैपिंग है। P और Q नॉन ओवरलैपिंग है। नॉन ओवरलैपिंग यानी जो एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ी हुई हो, इसको हिंदी में बोलते हैं अनातिव्यापी। अनातिव्यापी। हाँ, तो अब देखिए कि एक कोई भी आकृति जो है दो अनातिव्यापी आकृतियों से अगर मिलकर के बनी हो तो बड़ी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो इन दो छोटी आकृतियों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। ओके, तो यहां से देखिए कि अब देखिए कि आकृति टी का जो क्षेत्रफल है उसको मैं ART से डिनोट करता हूं कि टी आकृति का एरिया, एरिया मीन क्षेत्रफल। तो टी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, आकृति P का क्षेत्रफल प्लस आकृति Q का क्षेत्रफल। ओके, तो यहां पर जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि यदि कोई एक आकृति दो अनातिव्यापी आकृतियों से मिलकर के बनी हो तो उस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो अन्य दो आकृतियों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। ओके, तो देखिए ये दो पॉइंट हमने लिखे हैं, इनको हम इस तरह से देख सकते हैं। अब आगे है एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। अब देखिए कि हम यहाँ पर कुछ चित्र देख रहे हैं, तो जैसे हम पहले चित्र पे गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास दो चतुर्भुज हैं, इसमें ABCD और दूसरा CDEF। तो देखिए मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए इसको
अलग अलग कलर से ड्रा कर देता हूं। जैसे एक आकृति तो हमारे पास ये है और एक आकृति देखिए ये वाली। ओके, अब इन दोनों आकृतियों के लिए देखिए कि इनका आधार सेम है। जो आधार चतुर्भुज ए बी सी डी का है वही चतुर्भुज सी डी ई एफ का है। ओके, अब ये जो कॉमन आधार है उभयनिष्ठ आधार है, इसके सम्मुख एक समांतर रेखा खींच दीजिए। इसके बिल्कुल सामने क्या है, एक समांतर रेखा खींच दीजिए। तो इन दोनों आकृतियों के जो शीर्ष हैं वो इसी समांतर रेखा पर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। एक तो दोनों आकृतियों के आधार क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और आधार के सम्मुख कोई एक समांतर लाइन है, समांतर रेखा है, उस समांतर रेखा पर दोनों के शीर्ष होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये दोनों आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृतियां कहलाएगी। अब इसी तरह से अगर हम दूसरी आकृति देखें तो पी क्यू आर एस, एक तो ये वाली आकृति हुई पी क्यू आर एस। ओके, और दूसरी आकृति जो है आर एस एम एन। अगर हम इन दोनों आकृतियों को देखें तो इन दोनों आकृतियों के लिए भी आधार क्या है, सेम है। दोनों का आधार आर एस है, कॉमन आधार है। आर एस के समांतर ये लाइन पी एन होगी, और इन दोनों आकृतियों की शीर्ष कहाँ है, इसी समांतर रेखा पर है। तो ये आकृति भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। इसी तरह से आप इन दोनों त्रिभुजों के लिए देख सकते हो कि यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज है और अगली बी सी डी दूसरी त्रिभुज है। दोनों का आधार बी सी है। बी सी के समांतर ये कोई एक रेखा है, इस रेखा पर दोनों त्रिभुजों के शीर्ष है। तो ये दोनों त्रिभुज हैं ए बी सी और बी सी डी। ये दोनों त्रिभुजें भी एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है, और एक ही समांतर चतुर्भुज दी हुई है। एक ही समांतर चतुर्भुज है। त्रिभुज ए बी सी डी का आधार भी सी डी है और त्रिभुज सी डी पी का आधार भी सी डी है। दोनों का सेम आधार है। इस आधार के समांतर ये रेखा है। इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष भी इसी रेखा पर है और इस त्रिभुज के शीर्ष भी इसी रेखा पर है। तो ये भी क्या होगी, एक ही आधार और एक ही समांतर पर स्थित होगी। ओके, अब बाकी नीचे वाली आकृतियों को देखिए कि यहाँ पर ए बी सी डी एक चतुर्भुज दे रखी है और सी डी ई एफ दूसरी चतुर्भुज है। यहाँ देखिए दोनों का आधार तो क्या है, कॉमन है, लेकिन इस आधार के समांतर अगर आप कोई रेखा खींचोगे तो समांतर रेखा पर दोनों आकृतियों के शीर्ष आने चाहिए थे, जैसे इसमें आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे। तो ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति नहीं कहलाएगी। ठीक उसी तरह से इन दोनों चतुर्भुजों के आधार भी क्या है, सेम है, लेकिन सेम समांतर के बीच में नहीं है, क्योंकि पी क्यू एम एन सारे क्या है, एक ही लाइन पर आने चाहिए, जैसे यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर नहीं आए हुए। तो ये भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति नहीं कहलाएगी। सिमिलरली इन दोनों त्रिभुजों का आधार सेम तो हो गया, लेकिन रेखाएं क्या है, अलग अलग होगी। दोनों शीर्ष का आने चाहिए थे, एक ही रेखा पर आने चाहिए थे।
ठीक उसी तरह से ये भी है। अब कई बार कुछ आकृतियां ऐसी आ जाती हैं कि जैसे एक आकृति तो ये आ गई, दूसरी एक त्रिभुज दे देंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी। जैसे एक तो ये चतुर्भुज आ गई हमारे पास, ओके, और एक ही अंदर त्रिभुज है। अब सेम समांतर के बीच में तो है, लेकिन इनका आधार देखिए सेम नहीं है। इसका आधार ए बी और इसका आधार डी ई है। अगर आधार सेम ना हो तब भी ये एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में स्थित नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो प्रश्नावली 9.1 में बस यही क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, बस चित्र थोड़े से अलग बनाए गए हैं। और ये देखते हैं प्रश्नावली 9.1। प्यारे बच्चों, भी हमने ये सीखा कि दो आकृतियां एक ही आधार और एक समांतर रेखा के बीच में कही जाएगी यदि उनका एक क्या हो, उभयनिष्ठ आधार हो, और उभयनिष्ठ आधार के सम्मुख किसी समांतर रेखा पर उसके क्या हो, दोनों आकृतियों के शीर्ष हो, तो वो एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच में कहलाएगी। इसी कंसेप्ट पर पूरी 9.1 प्रश्नावली है। इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए। कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। तो यहां पर देखिए कि एक तो आकृति बनी हुई है सी डी पी, एक त्रिभुज है, और एक ए बी सी डी चतुर्भुज है। दोनों का कॉमन आधार क्या है, डी सी है, और समांतर रेखाएं क्या है, ए बी और डी सी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आधार कॉमन हो गया, और जो इसकी समांतर रेखा है उस पे दोनों के शीर्ष हो गए। तो हम लिखेंगे कि उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार क्या है, सी डी या डी सी कुछ भी लिख सकते हो। और दोनों समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं क्या है, सी डी और ए बी है, तो डी सी समांतर है ए बी के। बस इतना सा आंसर है। इसमें थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि त्रिभुज सी डी पी, त्रिभुज सी डी पी तथा चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार व एक ही समांतर के बीच स्थित है। ओके, उसके बाद ये उभयनिष्ठ आधार, ये समांतर रेखा ये। अब यहाँ पर देखिए कि दो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस और एम एन आर एस। दोनों का आधार तो सेम है लेकिन समांतर सेम नहीं है। तो देखिए सेकंड आकृति के लिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा चतुर्भुज एम एन आर एस है। दोनों का आधार एक ही है, लेकिन कोई समांतर रेखा ऐसी नहीं है, आधार के समांतर कोई रेखा ऐसी नहीं है जिस पर ये चारों शीर्ष हो। तो हम लिखेंगे कि यहाँ चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा एम एन आर एस के लिए उभयनिष्ठ
आधार आरस है, लेकिन एक ही समांतर के बीच में स्थित नहीं है। लेकिन ये दोनों एक ही समांतर के बीच स्थित नहीं है। ओके, अब आगे थर्ड आकृति देखिए कि यहाँ पर देखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों का आधार सेम नहीं है, लेकिन अगर आप इस साइड से देखोगे ना, यहाँ से देखिए, तो त्रिभुज TQR का आधार भी QR है और चतुर्भुज PQRS का आधार भी QR है। तो यहाँ त्रिभुज TQR तथा चतुर्भुज PQRS का उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार क्या है? QR है। और समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं एक तो QR होगी और इसके समांतर क्या होगी? PS होगी। ठीक, अब इसी तरह से हम बाकी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज दी हुई है और ये एक चतुर्भुज ABCD दी हुई है। यहाँ पर दोनों का आधार समान नहीं है। ओके, और समांतर रेखाएं कौन सी है? AB और CD। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज PQR तथा चतुर्भुज ABCD का आधार उभयनिष्ठ नहीं है। और समांतर रेखाएं आप ले सकते हो, BC समांतर है AD। ओके, और इसका आंसर भी आप सिमिलरली लिख सकते हो जैसे हमने फर्स्ट का लिखा। यहाँ पर देखिए कि चतुर्भुज ABCD और ABQD दोनों का आधार AD है, उभयनिष्ठ आधार क्या हो गया? AD हो गया। और समांतर रेखाएं होगी AD और BQ। ओके, अब 6th पार्ट देखिए। इस पार्ट में जो आकृति आपको दे रखी है उसमें देखिए कि एक चतुर्भुज तो ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये वाली। तीनों का आधार तो सेम है PS, लेकिन इनके शीर्ष देखिए अलग अलग लाइनों पर है। तो हम लिखेंगे यहाँ चतुर्भुज PADS, PBCS, PBCS तथा PQRS तीनों एक ही आधार PS पर स्थित है। लेकिन एक ही समांतर के बीच नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप सीमित शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है या जैसा भी लगा है, आप इसका कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।